हेलो एवरीवन, यूपीएससी प्रीलिम बूस्टर करंट अफेयर्स सीरीज में आपका स्वागत है। आज है 29 अगस्त 2023। आज हम देखेंगे कौन कौन से आर्टिकल पीआईबी, द हिंदू न्यूज़पेपर के साथ साथ अदर करंट अफेयर्स की मैगजीन और न्यूज़पेपर में इम्पॉर्टेंट रहे हैं। आज का जो हमारा पहला आर्टिकल है वो है धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व के बारे में। ये राजस्थान का एक टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है, या कह सकते हो कि राजस्थान का ये 5वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया। ठीक है, तो पहला तो आपसे यही प्रश्न बनेगा कि धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व कहाँ पे अवस्थित है, तो आप बता दोगे कि राजस्थान में। दूसरा जो इस पे प्रश्न बनेगा वो ये कि टाइगर रिजर्व घोषित करने की अथॉरिटी किसके पास होती है। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि भारत में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व किस स्टेट में है। ठीक, चौथा क्वेश्चन इसमें ये बनेगा कि भारत में जो टाइगर रिजर्व हैं उसमें किस टाइगर रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर की संख्या है। पांचवा क्वेश्चन ये बनेगा कि टाइगर को डबल करने की कौन सी पहल शुरू है। छठा प्रश्न ये बनेगा कि सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन क्या है। सातवां प्रश्न ये बनेगा कि एम स्ट्रिप्स क्या है। ठीक है, आठवां प्रश्न ये बनेगा कि निम्नलिखित टाइगर्स की क्रम को उत्तर से दक्षिण में लगाएं मैपिंग की दृष्टि से। नौवां प्रश्न इसमें ये बनेगा कि जो टाइगर हैं उनको लेकर कौन कौन सी कंट्री ग्रुप में आती हैं, या कहें टाइगर रेंज कंट्री आती हैं। समझ गए ये मैंने क्यों इतना सब बताया? मैंने इसलिए बताया कि जब आप किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो इतने प्रकार के ब्लॉक्स अपने माइंड में बना लिया करो। ये बात अलग है कि श्री आईएएस एकेडमी आपको ये बनाना सिखा देगी। जैसे आज हमने टाइगर रिजर्व पे पूरा एक डिटेल बता दिया, तो अब आपके दिमाग में आ गया ना कि 9 पॉइंट पे हमें थिंक करना है। तो उसी तरह से आगे जो हम आगे क्लासेस शुरू करेंगे, एमसीक्यू की क्लास होगी या हमारी जो जीएस की फाउंडेशन क्लास होंगी, वहाँ हम आपको यही सब सिखाएंगे। देखो, आईएएस दुनिया में आपको केवल एक ही इंसान बना सकता है, वो स्वयं आप। ना तो कोई इंस्टीट्यूट बनाएगा, ना ही कोई किताब बनाएगी, ना ही कोई व्यक्ति बनाएगा। केवल आप बनेंगे, अपने दिमाग से बनेंगे। हम लोगों का बस काम ये होता है कि आपके अंदर इतने होल्स को ओपन कर देना या ब्लॉक्स को बना देना, ताकि आप चीज़ों को कैटेगरी वाइज वहाँ पे फिट कर सकें। ठीक है, तो इतनी बातें जान गए। अब एक एक करके इन सबको देखते हैं और अपने जो प्रश्न हैं इंपॉर्टेंट उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला प्रश्न ये है कि राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने टाइगर रिजर्व की मंजूरी दी है। कहाँ पे? राजस्थान में। पहले हमारे यहाँ कितने टाइगर रिजर्व हुआ करते थे? 53। अब हमारे यहाँ कितने हो गए? 54। तो ये 54 कहाँ कहाँ हैं अभी हम इनको मैप में भी आपको दिखा देंगे। तो जो किस स्टेट में सबसे ज़्यादा है वो कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर हो जाएगा। बात आती क्या ये राजस्थान का पहला टाइगर रिजर्व है? तो नहीं साहब, ये 5वां बाघ अभ्यारण्य बना है। पहले कौन से 4 थे? मुकुंदरा हिल्स, रामगढ़ विस्तारी, रणथंभौर और सरिस्का। इन पे भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, जैसे डेजर्ट नेशनल पार्क पे क्वेश्चन आ चुका है। ठीक, तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। अब अगला जो प्रश्न है जिस पे यूपीएससी आपको कॉन्सेप्चुअल फंसाने के लिए कर सकती है, क्या किसी बाघ अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य में तब्दील किया जा सकता है, या एक राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य के अंतर्गत भी शामिल हो सकता है? तो जी हाँ, अर्थात अगर कोई राष्ट्रीय उद्यान है, राष्ट्रीय उद्यान का मतलब क्या होता है? जहाँ सारे पशु जीव जंतु या पक्षी उनका संरक्षण होता है, यानी कि राष्ट्रीय वर्ड एक बड़ा वर्ड है। ठीक, तो इसमें हमने एक पार्ट में कहीं पे बाघ अभ्यारण्य बना दिया, कहीं पे हमने पक्षियों का चिड़ियाघर बना दिया, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो एक राष्ट्रीय उद्यान के अंदर बाघ अभ्यारण्य हो सकता है, लेकिन जो बाघ अभ्यारण्य होगा वो उसमें राष्ट्रीय उद्यान नहीं बन सकता है। समझ रहे कैसे? देखो, जैसे जो सरिस्का टाइगर रिजर्व है वो क्या है? वो एक राष्ट्रीय उद्यान है, और इस राष्ट्रीय उद्यान के अंदर ही हमने इसको टाइगर रिजर्व बना दिया। ठीक है, अब ऐसा नहीं हो सकता कि सरिस्का टाइगर रिजर्व को हमने राष्ट्रीय उद्यान बना दिया। ये थोड़ा सा आप में से जो बच्चे सिलोलिज्म जब पढ़ेंगे ना, कि जहाँ पे आप पढ़ते हो सभी पेन पेंसिल हैं, कुछ पेन पेंसिल हैं, ये वैसा है। ठीक है, लेकिन इतना डेप्थ में मत जाइए, बस इतना समझ लीजिए कि जो बाघ अभ्यारण्य होता है वो एक राष्ट्रीय उद्यान और वन्यजीव अभ्यारण्य भी हो सकता है। वो तो मैंने हाई लेवल का आपको रीजनिंग करके बता दी। अगर नहीं समझ में आई वो लाइन तो 2 बार स्किप करो, चीज़ें समझ जाओगे। ठीक, ऐसा इसलिए क्योंकि इसे मूलतः एक राष्ट्रीय उद्यान के रूप में बनाया गया था और बाद में बाघ संरक्षण के लिए उपयोग किया जाने लगा। समझ गए?
अब बात आती है कि जो ये राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण है, इसने किस एक्ट के अंतर्गत ये बनाया, तो वन अधिनियम संरक्षण 1972 के अंतर्गत। अब यहाँ पे भी फंसा देगा कि इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंतर्गत, तो गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो बनेगा कि इन बाघ अभ्यारण्यों को कौन बनाता है या अधिसूचित करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है या स्टेट गवर्नमेंट, तो स्टेट गवर्नमेंट करती है। अब यहाँ पे एक हाई लेवल का फंसाने का क्वेश्चन क्या बनाएगा कि कुछ बाघ अभ्यारण्यों को कुछ राष्ट्रीय उद्यान में बाघ अभ्यारण्यों कुछ राष्ट्रीय उद्यानों को बाघ अभ्यारण्य घोषित करने का अधिकार केंद्र सरकार को होता है, तो गलत हो जाएगा। ठीक है, राज्य सरकारों को ही होता है हर स्टेट में। वो बात अलग है कि जो यूटीज होती हैं वहाँ पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो वहाँ केंद्र ही करेगा, तो ऐसा क्वेश्चन बन सकता है कभी। वर्तमान में 54 टाइगर रिजर्व हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई। अब बात आती है कि विश्व में क्या संख्या, तो 75% बाघ हमारे यहाँ ही पाए जाते हैं। 2022 में संख्या बढ़ गई थी, हालांकि अब ज़्यादा हो गई, लगभग 3200 के आसपास है। ठीक है, प्रोजेक्ट टाइगर का गठन भी इसी में किया गया था 1973 के अंतर्गत। इतनी बातें क्लियर हुई। अब जो बेसिक फैक्ट हैं वो हम आपको बता देते हैं। एम स्ट्रिप्स क्या है, ये बाघों से रिलेटेड है। ठीक है, और T/2x क्या है, ये टाइगर की संख्या डबल करने से रिलेटेड है। सेंट पीटर्सबर्ग डिक्लेरेशन किससे संबंधित है, टाइगर को डबल करने से संख्या। कौन सा ऐसा पहला देश है टाइगर रेंज का जिसने डबल किया है, नेपाल ने। ठीक है, तो इतने बेसिक फैक्ट हमने एक्स्ट्रा आपको बता दिए। अब बात करते हैं वही इंटरनेशनल टाइगर डे वाले दिन, ये एक मैप जारी हुआ था, आप यहाँ पे देख सकते हो कि 53 टाइगर रिजर्व थे। अब एक हम यहाँ पे प्लस कर देंगे तो 54 हो गए। अब यहाँ पे देखो 2-3 बातें जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या क्या इम्पोर्टेंट है, 1973 तो मैंने बता दिया। इम्पोर्टेंट जो बातें हैं वो ये हैं कि किस राज्य में कितने हैं, तो आप इन सबको एक लिस्ट पूरी बना लो, रोज़ देखो, इनको याद रखो, क्योंकि इनसे प्रश्न आ सकता है कभी भी। और प्रश्न एक ये भी आ सकता है कि कहाँ सबसे ज़्यादा है, तो जैसे आप 6 आपको यहाँ पे दिख रहे हैं, राजस्थान में तो आप 5 ही हुए ना जाके, तो सबसे ज़्यादा MP में हो गए। फिर यहाँ पे एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि मान लो आपको यहाँ पे नागार्जुना सागर का दे दे, ठीक है, और यहाँ से आपको पूछ ले कि सरिस्का कहाँ पे है या कितने राज्यों से होकर जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे प्रश्न प्रीवियस में आए हैं, तो ये कॉन्सेप्ट भी आपको पता हो। ठीक, तो हर एक स्टेट का आप यहाँ पढ़ लेना, मैं यहाँ नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि फिर वही है, क्या फ़ायदा उस चीज़ का, है ना। मैंने जैसे एक क्वेश्चन पूछा था उस दिन, देखो वास्तव में मुझसे पूछना था कंवल टाइगर रिजर्व के बारे में, ठीक, लेकिन मैंने उस दिन पूछ दिया था आप लोगों से कामलांग के बारे में, तो वो मेरी गलती है ना, मुझे वो नहीं पूछना चाहिए था कामलांग। मैंने जब कमेंट देखा तो मुझे याद आया, अरे मैंने ही गलत पूछ दिया। ठीक है, चलिए, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण NTCA क्या है, पर्यावरण मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, 1972 के अंतर्गत गठित हुआ था, खासतौर पे जब 2006 में इसको अमेंड किया गया था वन्यजीव संरक्षण अधिनियम को, तो 1972 ही माना जाता है। काम क्या करेगा, प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत जो कानूनी अनुपालन है उनको वैधानिक अधिकार प्रदान करेगा, अर्थात कोई व्यक्ति अगर इल्लीगल रूप से किसी बाघ की खाल का इस्तेमाल करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है, या किसी अन्य प्रकार की टाइगर रिजर्व के आसपास कोई व्यक्ति, स्थानीय लोग अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं तो उनसे निपटा जाता है। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। अब ये पिक्चर भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें ब्लू वाली लाइंस को आप हटा दीजिए, ठीक, केवल रेड वाली लाइन को याद रखिए, अर्थात सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टाइगर कहाँ पे, मध्य प्रदेश में 785, तो ऐसे याद रखना है आपको। जैसे UPSC ने, मुझे जहाँ तक याद है, हाथियों को लेकर प्रश्न पूछा था, और उस समय हाथी सबसे ज़्यादा कहाँ पे थे, कर्नाटक में थे, तो ऐसी चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। क्लियर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पे और बन सकता है कि रिजर्व विद हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो हाईएस्ट टाइगर पॉपुलेशन के बारे में, तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे क्या है, स्टेट कौन से हैं, ठीक। अब यहाँ पे दिया कि किस रिजर्व में सबसे ज़्यादा टाइगर हैं, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, ठीक है। वो रिजर्व जहाँ पे एक भी टाइगर रिजर्व नहीं है, इस पे भी प्रश्न बन सकता है, जैसे कामलांग। कहने का मतलब है कि आपको अपनी बुद्धि के वो सारे द्वार खोलने हैं जिन पर प्रश्न बन सकता है, समझ गए। बस इतनी ही बातें यहाँ पे मुझे मेन समझानी थी, और उम्मीद है कि आपको इतनी बातें सारी समझ में आ गई, ठीक।
देख लेते हैं आगे शायद एक पिक्चर। बाकी ये आपको ये बिग 4 के अंदर आती हैं, ठीक है। मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा, वही चीज़ है, पिक्चर थोड़ा और हमने बड़ा कर दिया है, डिप्ट, ठीक है। टोटल नंबर्स ऑफ टाइगर 2018 में कितने थे, 22 में 3682, तो वो 3100 वाला आंकड़ा आप ठीक कर लेना। हालांकि ये नंबर्स नहीं पूछता है, बस पता हो, ठीक है। अगला आर्टिकल है शिव शक्ति तिरंगा और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के बारे में। ऊपर यहाँ पर देखिए आपको चंद्रयान की एक आई मैसेज दिख रहा है, ठीक है। तो इस आई मैसेज से आप चंद्रयान का पूरा एक डिटेल वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छा मैंने बनाया है। आपको सारे इंस्ट्रूमेंट, सारा बैकग्राउंड आपको क्लियर हो जाएगा। फिर भी अगर आपसे लिंक स्किप हो गई तो नीचे कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक डाल दी है। फिर भी स्किप हो गई तो वीडियो के लास्ट में 20 सेकंड के बाद भी मैंने यहाँ पे या तो मिल जाएगा या तो इधर आपको मिल जाएगा रिकमेंडेड में, तब भी देख लीजिए। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि 2024 के प्रीलिम में हर हाल में प्रश्न आएगा, चाहे जैसे आए, ठीक। तो ये देखते हैं क्या है शिव शक्ति तिरंगा और राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। आपको पता है कि 23 अगस्त 2023 को शाम को 5:00 पे हमारा जो लैंडर है विक्रम, वो चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंड किया और दुनिया का पहला देश बना। तो जहाँ पर रोवर ने लैंड किया उसको नाम हमने दिया शिव शक्ति, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हुई। दूसरी बात क्या है कि इससे पहले जो हमारा चंद्रयान 2 था, वो जब क्रैश हो गया तो उस क्रैश वाली लोकेशन को हमने नाम दिया तिरंगा। तीसरी बात, जो राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस है, नेशनल स्पेस डे, हमने 23 अगस्त वाले दिन को घोषित कर दिया। अब यहाँ पर ध्यान देना, ये नाम हो चाहे ये नाम हो, ठीक है, इन नामों का इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉट यूनियन से कोई संबंध नहीं है, समझ गए। वो अपना जो उनका मैगिनस यू है उसी को मानते हैं, ठीक। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। अगला आर्टिकल है कंपाला घोषणा के बारे में। कंपाला घोषणा पढ़ें, इससे पहले पता यही हो कि कंपाला कहाँ पे, तो ये युगांडा की एक सिटी है, ठीक है। मैं आपको लोकेशन दिखाता हूँ, युगांडा कहाँ पे, ये है हमारा प्यारा भारत। अच्छा, कल की क्लास में एक और गलती हुई थी कि मुझे मिज़ोरम का मैप दिखाना था। पहला राष्ट्रीय आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन हुआ है ना वहाँ पे, तो पहले मैं मिज़ोरम का आपको मैप दिखा देता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे मिज़ोरम का मैप आप ये देख सकते हो, ये हमारा मणिपुर, ये नागालैंड, ठीक है, ये असम, ये मेघालय, ये त्रिपुरा, ठीक है। अब आप कहोगे सर थोड़ा सा और जूम कर देते हैं, ये देखो, ये आपको यहाँ पे मिलेगा मिज़ोरम, ठीक है। आइजोल इसकी राजधानी है। कई बार कई सारे बच्चों को ये चीज़ें नहीं पता होती, जैसे कर्क रेखा कहाँ से गुजरती, तो कुछ मणिपुर से गुजारने लगते हैं, कुछ नागालैंड से गुजारने लगते हैं। तो ये फैक्ट के रूप में आपको चीज़ें पता हो। कई बार ये भी नहीं पता होता कि मिज़ोरम बांग्लादेश से सीमा बनाता है नहीं बनाता है, या मिज़ोरम असम से सीमा बनाता है कि नहीं बनाता है। तो ऐसे मैप आपको याद रखने चाहिए कि कहाँ कहाँ से सीमा बनाई जाती है, कहाँ कहाँ से नहीं, क्योंकि अब यूपीएससी ऐसे ही प्रश्नों पर आपसे क्वेश्चन पूछेगी, ठीक है। तो ये सारे नॉर्थ ईस्ट के रीजन के आपको स्टेट पता होने चाहिए, क्लियर। अब हम देखते हैं अपना युगांडा। तो जब हम वेस्ट की ओर जाएंगे तो ये हमें मिलेगा प्यारा अफ्रीका। वैसे यूपीएससी ने 2022 के पेपर में क्वेश्चन पूछा था सोमालिया और बीड़ी बीड़ी क्षेत्र को लेकर, वो आपसे इतना वो हाई लेवल का क्वेश्चन था, है ना, गलत दिया था, तो वो नहीं पूछना चाहिए था। खैर फिर भी हम यहाँ पे देखते हैं लोकेशन, ठीक है, विभिन्न देशों की। तो आप यहाँ पे ये देखिए, आपको युगांडा मिला, ठीक है। ये केन्या, युगांडा क्या एक लैंडलॉक कंट्री है। लैंडलॉक का मतलब कि जो किसी वाटर बॉडी को टच ना करती हो, क्लियर। अब यहाँ पे युगांडा के नीचे ही रवांडा है, यहीं पे बुरुंडी है, या बगल में केन्या है। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट है, केन्या और युगांडा, ये इसकी कंपाला राजधानी है, ठीक। तो अब यहाँ पे हम देख लिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कौन कर्क रेखा से जाते हैं, कौन मकर रेखा से, कौन भूमध्य रेखा से। तो आपको ये चीज़ें भी पता होनी चाहिए, समझ गए। अब कंपाला घोषणा क्या है, इतना जान लो, ये अफ्रीका के जो 48 कंट्री हैं, ठीक है, पूरे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के। वैसे पूरे अफ्रीका में कितने हैं, 52 कंट्री, ठीक। लेकिन जो 48 कंट्री हैं उन्होंने डिसाइड किया है कि जो हमारा माइग्रेशन होता है, यानी कि एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, ठीक, उसको किस तरीके से रोका जाए। माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि कई सारे इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंजेस हो रहे हैं।
तो कंपाला घोषणा का संबंध माइग्रेशन से है, जो कि इन्वायरमेंट और क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड होता है। बाकी आपसे यहाँ पे डिटेल में और डेप्थ में नहीं पूछेगा, क्योंकि इसमें भारत नहीं शामिल है। ठीक है, आप बस इसको पढ़ लेना। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन के बारे में, पश्चिमी यूरोप में विस्थापन के कारण हुई थी, बाकी कुछ नहीं पूछेगा। तो वही बात है ना, जब नहीं पूछेगा तो हम आपका टाइम क्यों वेस्ट कराएं। क्लियर। अब हमारा अगला आर्टिकल है कायिक आनुवांशिक वेरिएंट के बारे में। इस आर्टिकल को मैं पढ़ूं इससे पहले मैं आपको बैक ईयर के कुछ प्रश्न दिखा दूं, टाइगर रिजर्व से रिलेटेड, है ना, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए और फिर इस आर्टिकल को पूरा डिटेल में कवर कराएं। तो जैसा कि आप ये देख रहे हैं, ठीक है, ये 2012 का प्रश्न पत्र है। यूपीएससी ने इसमें क्वेश्चन बड़ा प्यारा पूछा था। बड़ा प्यारा का मतलब कह सकते हो आप कि ये 87 हो सकता है, दिखने में थोड़ा ख़राब दिख रहा हो, यूपीएससी का ही है, उसने थोड़ा प्रिंटिंग गलत कर दी होगी। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, अर्थात उपयुक्त में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र या टाइगर रिजर्व हैं। तो बांदीपुर, भीतरकनिका, मानस, सुंदरवन। अब आप में से वही बच्चा इसको क्लियर कर पाता जिसको 53 के 53 पता होते हैं। ठीक है, हम नॉर्मली हर व्यक्ति जब भी बात करता है तो बांदीपुर की तो बात करता है, मानस की भी करता है, सुंदरवन की भी करता है, यानी सुंदरवन तो हमें पता होता है कॉमन है, यानी कि चौथा तो होगा, तो हमने पहले इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक, दूसरा हमको पता है कि बांदीपुर भी होगा, यानी कि पहला और चौथा होगा ही होगा, तो पहला चौथा इसमें, तो यानी हमने सी को भी एलिमिनेट कर दिया। अब जब हमने सी को एलिमिनेट कर दिया तो हमारे पास केवल 2 बचते हैं। अब यहाँ पर वो व्यक्ति जिसकी करंट अफेयर्स अच्छी होगी तो वो भीतरकनिका से समझ जाएगा कि वो तो नेशनल पार्क है, ना कि टाइगर रिजर्व, और यहाँ से इसको वो एलिमिनेट कर देगा। क्यों? क्योंकि भीतरकनिका में ज़्यादातर कछुओं को लेकर या अन्य प्रजातियों के संरक्षण की बात की जाती है, ओलिव रिडले टर्टल सरीखों की। ठीक है, तो यहाँ से आपके 1, 3, 4 यानी कि इसका बी आंसर आपको मिल जाएगा। समझ गए। बट अब बहुत डिटेल में पूछेगा, तथ्यात्मक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ऐसा ही प्रश्न 2017 के प्रश्न पत्र में आया था। मैं आपको 2017 वाला भी दिखा देता हूँ, ठीक है, ताकि ये देखें। ये तो करंट का ही था चर्चा में कि पारिस्थितिकी दृष्टिकोण से पूर्वी घाटों पश्चिमी घाटों के बीच एक अच्छा संपर्क होने के रूप में किसका महत्व अधिक है। तो उस समय सत्यमंगलम चर्चा में था। ठीक है, तो सत्यमंगलम इम्पॉर्टेंट है नीलगिरी पहाड़ी को लेकर। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब एक ही प्रश्न यहाँ पे एक और आया था, ठीक, उसको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। वो प्रश्न क्या था? हाँ, ये हाल ही में कुछ शेरों को गुजरात के उनके प्राकृतिक आवास में निम्नलिखित में से किस एक स्थल पर स्थानांतरित किए जाने का प्रस्ताव था। जैसा कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा, है ना, कूनो नेशनल पार्क चर्चा में रहा था, तो ये उस समय भी चर्चा में था, तो कूनो पालपुर। समझ गए। अब आपसे पूछा जा सकता है कि मुदुमलाई क्या है, सरिस्का क्या है, कार्बेट क्या है, और मैं इनको डिटेल में जब आपको MCQ सीरीज कराऊंगा वहाँ पे हर एक को और डेप्थ में पढ़ाऊंगा, क्योंकि इस बार श्री IAS एकेडमी आपकी प्रीलिम्स की तैयारी अष्टांगिक मार्क के अकॉर्डिंग कराने वाली है। क्या है वो आप ब्लूप्रिंट के वीडियो में देखिए। ठीक है, तो मैंने आपको ये सारे प्रश्न बता दिए। अब देखते हैं इस कायिक आनुवांशिक वेरिएंट के बारे में। देखो, इस आर्टिकल को अगर आप पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आपको प्रॉपर बायोलॉजी आनी चाहिए। ठीक, लेकिन हमारा काम बायोलॉजी को डेप्थ में पढ़ाने का नहीं है, और ना ही आपका काम है कि आप डेप्थ में पढ़ो। आप बस इस हिसाब से पढ़ लो कि यूपीएससी में आने वाला प्रश्न आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक, तो मैं यहाँ पर एक आप कह सकते हो कि इमेजिनेशन के जरिए या लोकल लैंग्वेज के जरिए या कहें लोकल एग्जाम्पल के जरिए आपको एक कॉन्सेप्ट समझाने का प्रयत्न करूँगा, और आप समझ भी जाएंगे और आपका आने वाला प्रश्न भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, जैसे कि आप जानते हो कि कोई भी मनुष्य जब उसका जन्म होता है तो उसमें 2 लोगों की ज़रूरत होती है, एक मेल की और एक फीमेल की। आज की बात नहीं कर रहा हूँ, है ना, कि कह दो कि सर क्लोनिंग के जरिए भी हो गया या टेस्ट ट्यूब बेबी हो गया, वो नहीं। नेचुरल प्रोसेस में एक मेल और एक फीमेल की ज़रूरत पड़ती है, और एक मेल और एक फीमेल जब आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो वो एक बेबी को जन्म देते हैं। ठीक है, ये भी आपको पता होगा कि स्पर्म जाते हैं वो किस तरीके से 9 महीने में अपना एक शेप लेते हैं। ठीक, मैं वहाँ डेप्थ में नहीं जाने वाला, बस इतना बताना चाहता हूँ कि जब किसी बेबी का जन्म होता है
ठीक। तो जन्म होने के बाद वो बेबी अपना आकार बढ़ाता है। आकार का मतलब शरीर उसका बड़ा होता है धीरे धीरे। शरीर का मतलब उसकी काया में सुधार होता है। काया का यही मतलब होता है, ठीक। और इसी काया को आप लिंक कर दो कायिक से, ठीक, कि वो बच्चा जो जन्म के बाद धीरे धीरे बड़ा होता है, उसके शरीर के अंदर की असंख्य कोशिकाएं अपना रूप ले रही होती हैं। किसी का हाथ बनना होता है, किसी के पैर बनने होते हैं, किसी का मस्तिष्क बनना होता है, मतलब वो बड़े हो रहे होते हैं। तो उसको हम नाम देते हैं कायिक। अब इसी कायिक में कई ऐसे फीचर होते हैं जो वो अपने माता या पिता किसी ना किसी से लिया होता है। कहते हैं ना कि आँखें जो हैं वो माता पे गई हैं, चेहरा जो है वो पिता पे गया है, बुआ पे गया है, चाची पे गया है, दुनिया भर की चीज़ें कही जाती हैं। तो ये सब किससे होता है? कायिक आनुवांशिक वेरिएंट से। इसी में एक शब्द और होता है जिसको हम बोलते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन, या कहें जर्म लाइन कोशिका। वो काम क्या करती है? उसका केवल और केवल काम ये होता है कि जो सेक्स कोशिका जो जर्म लाइन कोशिकाएं हैं वो सेक्स के अकॉर्डिंग काम करती हैं। अर्थात जैसे जब एक मेल और फीमेल आपस में इंटरेक्ट करते हैं तो उस समय बॉडी में जो कोशिकाएं एक्टिव होती हैं उनको हम नाम देते हैं जर्म लाइन म्यूटेशन या जर्म लाइन कोशिकाएं, ठीक है। अर्थात जर्म लाइन कोशिकाएं क्या करती हैं? ये यौन प्रजनन के काम आती हैं। समझ गए? मोटे तौर पे ये समझो, हमारे बॉडी में लगभग 30 ट्रिलियन से ज़्यादा कोशिकाएं होती हैं। हर कोशिका का अपना कोई ना कोई काम होता है। समझ गए? इतनी बातें होगी। अब जब इन्हीं कोशिकाओं में अनेकों प्रकार की बीमारियां हो जाती हैं या ये सामान्य गति से बढ़ के काफ़ी तीव्र गति से बढ़ने लगती हैं, तो इससे क्या होता है? इससे कैंसर होता है। अर्थात हमें उम्मीद थी कि किसी व्यक्ति के हाथ में सूजन नहीं होगी, बट उसके हाथ में या गले में या उसके ब्रेस्ट में सूजन हो गई, गांठ कोई पड़ गई। तो वो क्या थी तो कोशिका, लेकिन वो अपनी मापक के हिसाब से ज़्यादा बढ़ गई। तो उसको हमें हटाना है, वरना वो शरीर को, बॉडी को, उस पर्सन को नुकसान पहुंचा देगी। तो उसी को हटाने के जो क्यों हटाना चाहिए उसका नाम दिया जाता है कैंसर। अर्थात कैंसर क्या होता है? कैंसर होता है असंख्य कोशिकाएं या कहें वृद्धि की हुई कोशिकाओं का एक समूह जिनको हटाया जाना जरूरी होता है। तो बस इतनी बातें समझ गए। अब यह आर्टिकल आप समझ जाओगे क्या कह रहा है कि हाल ही में जीनोम आक्रमण यानी कि अनुक्रमण का मतलब जीनोम सीक्वेंसिंग के जरिए। जीनोम सीक्वेंसिंग क्या होती है पहले मैंने बता चुका हूँ कि हमारी बॉडी में काफ़ी सारे जीन होते हैं, ठीक है। उन जीन के पूरे समूह को जीनोम बोलते हैं और वो जीन ये डिसाइड करते हैं कि किसी भी व्यक्ति का जो शरीर है या आनुवंशिक विशेषताएं वो कैसी होंगी। तो उन्हीं में जहाँ पे कोई दिक्कत आती है, ठीक है, उनका क्रम अगर बिखरा हुआ है तो उस क्रम को हम ठीक कर देते हैं ताकि वहाँ पे फ्लो बना रहे। एज एग्जाम्पल आप ऐसे समझो कि जैसे वो एक डाइस आता है ना जिसमें अलग अलग ऐसे वो होते हैं, शेप होते हैं, उनके हम क्रम को क्या करते हैं? सीक्वेंस में लगा देते हैं तो वो प्यारा लगने लगता है। तो वही यहाँ पे होता है कि मनुष्य की कोशिकाएं जब उल्टा कह सकते हो कि ऊट पटांग ढंग से बिखर जाती हैं, उलझ जाती हैं, तो उन उलझने वाली कोशिकाओं को हम ओपन करते हैं, उस धागे को, इस स्ट्रेन को ओपन करते हैं। और वहाँ यूज किसका करते हैं? Cas9 का करते हैं जीन एडिटिंग में। लेकिन यहाँ हमें क्या करना है? आगे पीछे करना है इस डाइस की तरह, ठीक है। तो वही हमने किया है जिससे कैंसर के विकास से लेकर प्रतिरक्षा संबंधित समस्याओं में हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। समझ गए? अब यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, आप चाहे तो इसको पढ़ लेना, चाहे तो छोड़ देना। पढ़ना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि क्वेश्चन आएगा तो आपको इस शब्द पता हो कि कायिक आनुवांशिक वेरिएंट को कायिक उत्परिवर्तन के रूप में भी जाना जाता है, जिसका आशय विशेष रूप से किसी व्यक्ति की शरीर की कोशिकाओं के भीतर डीएनए अनुक्रम में परिवर्तन से। अर्थात कायिक आनुवंशिक वेरिएंट क्या है? डीएनए के परिवर्तन से किसी भी व्यक्ति के डीएनए में अगर कोई चेंज आते हैं। बात है कि क्या इसके अंदर अगर जर्म लाइन कोशिकाएं आती तो नहीं, ये अलग होती हैं। क्यों अलग होती हैं? क्योंकि ये यौन संबंधों के लिए होती हैं, यौन प्रजनन के लिए होती हैं। और ये क्या होती हैं? इसमें बच्चा बाहर आ जाता है, उसके बाद इसमें वृद्धि होती है, ठीक है। तो कायिक आनुवंशिक उत्परिवर्तन जन्म के बाद विकास के दौरान होते हैं और माता पिता से बच्चे में नहीं जाते। माता पिता से बच्चे में क्या जाते हैं? जर्म लाइन कोशिकाएं,
ठीक। तो बस इतनी बेसिक बातें आपको पता हो। मानव जीनोम में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 होते हैं। क्या काम करते हैं? आनुवांशिक पहचान देते हैं। बाकी आप ऐसे ही नाम मात्र का इनको पढ़ लो, लेकिन पढ़ना जरूर, ठीक है। मैं नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि इसमें साफ साफ बातें हैं, इनमें क्या एक्सप्लेन करूँ कि एक शुक्राणु कोशिका द्वारा अंडे कोशिका के निषेचन, है ना। और समझ में वैसे भी आपको नहीं आएगा क्योंकि बायो आपने डेप्थ में पढ़ी नहीं है। या तो मैं बायो की क्लास, जब साइंस टेक की क्लास लूँगा तो वहाँ पे जब डीएनए वगैरह इनको पढ़ाऊँगा तो और डिटेल में पढ़ा दूँगा, ठीक है। बट अभी इतना ऐसा देख लो क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है और आ सकता है। क्यों आ सकता है अभी मैं दिखाऊँगा आपको, ठीक। तो ये क्या काम करेगा? दैहिक आनुवंशिक वेरिएंट का प्रभाव। दैहिक आनुवंशिक क्या होता है? ये वास्तव में जो हमारी ये जर्म लाइन कोशिकाएं हैं, इनको छोड़कर जो कोशिकाएं बचती हैं उसको बोलते हैं दैहिक। वही कायिक एक तरीके का मान लो, ठीक। बाकी आप यहाँ पर स्किप कर सकते हो, लेकिन इसको पढ़ लेना, मैं बार बार यही कह रहा हूँ, ठीक है। रोग, बायोमार्कर, ये सारी चीज़ें बस यही नहीं काम की हैं। अब बात आती है अगला आर्टिकल, स्टेट ऑफ इंडियाज बर्ड्स 2023। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न कैसा बनेगा? पहला तो प्रश्न बनेगा इसको कौन पब्लिश किया। दूसरा प्रश्न बनेगा पब्लिश करने वाली जो बॉडीज़ हैं उन पर इंडिपेंडेंट। तीसरा जो प्रश्न बनेगा कौन सी प्रजातियों में वृद्धि हुई, कौन सी में गिरावट हुई, किसका जो तापमान है वो प्रभावित हुआ, किसका क्षेत्र खत्म हुआ, या किस किस दवा के माध्यम से किनका नुकसान हुआ। इतने प्रकार के प्रश्न बनेंगे और इतने ही प्रकार के आपको यहाँ पढ़ना है। पहली बात क्या है, स्टेट ऑफ इंडिया बर्ड रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई? या भारत पक्षी स्थिति रिपोर्ट। इसको जारी किया गया कई सारे संगठनों के द्वारा, जिसमें बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया सहित 13 सरकारी और गैर सरकारी मतलब एनजीओ एज ए ट्रस्ट के रूप में, ठीक है, उनके द्वारा मिलके। बाकी आपको यहाँ पे याद नहीं रखना है। यहाँ जो याद रखना है वो ये रिपोर्ट्स के फीचर, ये तो नहीं याद रखना है कि 3 कौन से सूचकांक हैं, लेकिन जो याद रखना है वो मैं बताता हूँ। ये भी आपको नहीं देखना है, बस इसको ये देख लेना। यहाँ से एक मोटा मोटा आप कॉन्सेप्ट ले सकते हो कि प्रजातियों में कुछ में वृद्धि हुई है, कुछ में गिरावट हुई है, कुछ स्थिर हैं, अर्थात सभी नहीं बढ़ी हैं। बस ये यहाँ पे फैक्ट मोटा मोटा दिमाग में बैठा लो कि अगर क्वेश्चन आ जाए कि सभी प्रजातियों में वृद्धि देखी गई तो गलत हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे जो बनेगा वो भारतीय मोर को लेकर, क्या इसमें वृद्धि हुई है, कमी हुई है, तो आप बता देना वृद्धि हुई है, ठीक है। फिर यहाँ पे एशियन कोयल को लेकर एज अ एग्जाम्पल भी दे सकता है कि निम्न में से किन किन प्रजातियों में वृद्धि हुई है। इन्वायरमेंट का टफ क्वेश्चन बनेगा या जाके, और दे देगा भारतीय मोर, एशियन कोयल, जैसे जंगली गधा पे क्वेश्चन आ चुका है, ठीक है, तो ये पता हो। अब बात आती कुछ प्रजातियां हैं जो विशिष्ट होती हैं, ये आप यहाँ पढ़ लेना। लेकिन जो इस पे प्रश्न आएगा, जिसको मैं अगला प्रश्न बोल रहा हूँ, वो आएगा एक तो डाइक्लोफेनाक के बारे में। ये तो सबको पता होता है कि ये एक तरीके से पक्षियों में जानवर इसको खाते हैं। जानवर को जब बाज खाता है तो उसके पेट में एक तरीके से सांद्रण बढ़ जाता है, ठीक है। एनवायरनमेंट में जब आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे इसका शब्द बड़ा अच्छा, देखिए दिमाग से निकल के, अभी अगर याद आएगा तो मैं आपको बताऊँगा। वहाँ पे सक्सेशन उसको शायद बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं मुझे याद नहीं आ रहा है, बताऊंगा आपको, ठीक है। 2 शब्द हैं, दोनों सेम जैसे लगते हैं, मैं उसको बताऊंगा, अब दिमाग में है नहीं, स्किप कर गया, ठीक। तो अभी बताऊंगा इसी क्लास के दौरान ही। इतनी बातें क्लियर हुई। अब यहाँ पे ये भी क्वेश्चन आ सकता है, डाइक्लोफेनेक तो सबको पता होता है, पूछा जा सकता है हाल ही में चर्चा में रहा निमेसुलाइड क्या है, तो ये भी एक तरीके की डाइक्लोफेनेक की तरह दवा है, ठीक है, जो पर्यावरण प्रदूषक के रूप में काम करती, जो गिद्ध की आबादी के लिए खतरा है, ठीक। बाकी सारस क्रेन का भी दे सकता है, मोर के साथ में जोड़ के तो पता होना चाहिए, कठफड़वा का भी दे सकता है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे कुछ भी याद रखने की ज़रूरत नहीं है। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड को हम अलग से पढ़ाएंगे कि क्रिटिकल इंडेंजर्ड क्या होता है क्या नहीं होता है, ठीक। अब यहाँ पे आपके मन में कुछ प्रश्न आए होंगे कि सर आपने हमको ये नहीं पढ़ाया वाइल्ड लाइफ ऑफ इंडिया इंस्टीट्यूट के बारे में, जूलॉजिकल सर्वे के बारे में, है ना, और या फिर एक और संस्था था क्या, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री के बारे में, तो इनको हम यहाँ पर नहीं पढ़ाएंगे, इनको इंडिपेंडेंट रूप से अलग से हम कभी पढ़ाएंगे, छूटेगा नहीं कुछ भी। क्योंकि देखो बहुत सारा कोर्स क्या है ना, ये एनवायरनमेंट का ट्रेडिशनल कोर्स है, तो हम करंट को चाहते हैं करंट की तरह रखें ताकि करंट में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है।
अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं दिखा देता हूँ कायिक कोशिका से रिलेटेड। जैसा कायिक कोशिका के बारे में बताया तो लगभग 4 से 5 प्रश्न आए हुए हैं। तो पहले कायिक कोशिका से रिलेटेड मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ, ठीक है। तो देखिए कायिक कोशिका से रिलेटेड क्वेश्चन कैसा आया है। पहला तो क्वेश्चन है ये आपका ये, ठीक है। आप यहाँ पे देखो कायिक कोशिका को लेकर कि कायिक कोशिका न्यूक्लिय अंतरण प्रौद्योगिकी सोमेटिक सेल न्यूक्लियर ट्रांसफर टेक्नोलॉजी का अनुप्रयोग क्या है, ठीक। जंतुओं का जननी क्लोनिंग करने में, ये करंट अफेयर से रिलेटेड था, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि कायिक कोशिका को मैं डिटेल में पढ़ाऊँगा, ठीक है, तब ये जाकर समझ में आएगा। बहुत सारे बच्चों को नहीं पता था उस समय, हालांकि करंट में चर्चा में था, ठीक। तो इसका आंसर क्या हो गया, सी हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और आया था आपका, वो भी मैं दिखा देता हूँ। हालांकि वो कायिक कोशिका से नहीं था, स्टेम सेल से रिलेटेड था। तो जैसे कायिक कोशिका पे आ गया है तो वैसे स्टेम सेल पे भी क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। एक मिनट में आपको ये देखो, नहीं स्टेम सेल नहीं, जीनोम अनुक्रमण को लेकर कि इसमें क्या क्या उपयोग किए जा सकते हैं, ये वैसे मैंने अपने यहाँ फैक्ट के रूप में बताया है, ठीक है, कि इसके क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो आप बता सकते हो कि बहुत सारे फ़ायदे हैं। जैसे मैंने आपको बताया था ना कि जीपीएस के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं या जीनोम एडिटिंग के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, तो वही इसके सीक्वेंस के फ़ायदे हैं। तो यहाँ पे आप डी आंसर आराम से लगा सकते हो, ठीक। ये कॉन्सेप्चुअल चीज़ें होती हैं, जब हमें ये टॉपिक डिटेल में पता होते हैं तभी हम इनको सॉल्व कर पाते हैं। अभी आपको लग रहा होगा कि मैंने तुक्का में मार दिया, लेकिन होता है कॉन्सेप्चुअल है, ठीक है। अब 2012 में भी देखो एक प्रश्न ऐसा ही आपको देखने को मिलेगा, वो वाला भी मैं दिखा दूँ। देखो ये प्रश्न इसलिए दिखाता हूँ ताकि जो आप पढ़ रहे हो ना, आपको ये पता रहे कि आप गलत नहीं पढ़ रहे हो। क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कराने वाले हज़ारों यूट्यूब चैनल हैं, लेकिन वो यूपीएससी की ना करा के दुनिया भर की करा देते हैं तैयारी, ठीक है। अब ये देखो स्टेम कोशिकाओं को लेकर कि इसके संदर्भ में क्या सही है क्या गलत है, ठीक। तो अब यहाँ पे क्या क्या दिया है, स्टेम कोशिकाएं केवल स्तनपायी जीवों में पाई जाती हैं, ऐसा थोड़ा ना, सब में पाई जाती होंगी। अब ये पहला आप एलिमिनेट कर दो तो आपका ये कट हो गया। अब आपके BC बच रहे हैं, जिसमें तीसरा तो सही है ही, तो तीसरा में नहीं चेक करना, केवल दूसरा करना है। स्टेम कोशिकाएं नई औषधियों को परखने के लिए प्रयोग की जा सकती हैं, क्योंकि एक्सट्रीम वर्ड नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका बी आंसर सही हो गया 16 का, ठीक। अब 2022 में भी एक प्रश्न आया था, मैं आपको दिखाता हूँ, ये 2017 का है, हाँ 2022 में भी एक प्रश्न आया, ये आप देख सकते हो, ये वाला ये DNA बार कोडिंग किसका उपसाधन हो सकता है, ठीक। किसी पादप या प्राणी के आयु का आकलन करने के लिए, ये थोड़ा ना होता है, इसके लिए तो हम कार्बन डेटिंग का यूज करते हैं। तो ये हमारा कट गया, ठीक। तो जहाँ हमारा कटा, बाकी हमारे पास 2-3 आंसर के रूप में सही हो जाएगा। ये चीज़ें पढ़नी होती, ये पता हो, मैंने तो लगा दिया तुक्के की तरह, है ना, सही है लेकिन तुक्का, क्योंकि याद हो गए इतने क्वेश्चन। बट आप जब कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं अगर आपको समझाऊंगा तो नहीं समझ में आएगा, लेकिन प्रश्न देखो, है ना। बहुत सारे लोग यूट्यूब पर अपना चैनल बनाए हुए पढ़ा रहे हैं दुनिया भर की चीज़ें फालतू की। ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के पंख पीले होते हैं, लाल होते हैं, 2 पैर होते हैं, इतना वजन होता है, इनकी फैमिली का ये नाम है, मम्मी का ये नाम है, पापा का ये नाम है, ये नहीं पूछेगा। यूपीएससी का मतलब है कि आपको किसी भी चीज़ के बारे में डेप्थ में कॉन्सेप्ट पता हो। जैसे मैंने टाइगर रिजर्व वाला आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट कवर कराया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी आज की करंट की क्लास कवर हुई। उम्मीद है आपको पीछे थोड़ा डॉग्स की नॉइज़ सुनाई पड़ी होगी, हालांकि मैं 1 घंटे से वेट कर रहा था कि वो बेचारे शांत हो जाएं, लेकिन उनकी लड़ाई ही नहीं बंद हुई 1 घंटे तक। तब जाके मैंने फिर किसी तरह से रूम को मैनेज किया। तो थोड़ा सा देखो डिस्टर्बेंस झेल लिया करो, हमारी तो कोशिश रहती ना हो, लेकिन वही क्लास बहुत लेट हो जाएंगी, ठीक। तो मिलते हैं फिर अपने नए यानी कि 30 अगस्त के आर्टिकल के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।